कुछ राजनीतिक दलों के विरोध के बीच तमिलनाडु विधानसभा ने बुधवार 12 अगस्त 2026 को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से आग्रह किया कि लोकसभा सीटों की संख्या मौजूदा 543 पर ही स्थिर रखी जाए और राज्यों के बीच सीटों के आवंटन का मौजूदा अनुपात बरकरार रखा जाए। इस प्रस्ताव में लोकसभा और राज्यसभा के मौजूदा 2.2 अनुपात 1 के अनुपात को बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। इसके साथ ही मौजूदा 543 सीटों के आधार पर 2029 की लोकसभा तथा इसके बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिना किसी देरी के लागू करने की मांग की गई। एआईएडीएमके, पीएमके, डीएमडीके और भाजपा ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि द्रमुक, डीएमके सहित अन्य दलों ने इसका समर्थन किया। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने कहा कि हमें राजनीति में महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने चाहिए। महिलाओं के लिए आरक्षण कोई रियायत नहीं है, यह सामाजिक न्याय का विषय और एक संवैधानिक अधिकार है। अपने परिवार के, हमारे अपने घर के, हमारी दादी, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी छोटी बहन के बारे में एक प्रस्ताव, उसके बारे में बात करने के लिए, उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए मैं अपने दिल से, अपने दिल की गहराइयों से बात कर रहा हूँ। इससे पहले इस विजय को जो मुकाम मिला था, और आज इस विजय को जो मुकाम मिला है, उसकी सबसे बड़ी वजह मेरी दादी, माँ, बड़ी बहन और छोटी बहनें ही हैं। इस बात से मैं कभी इनकार नहीं कर सकता कि वे ही सबसे बड़ी वजह हैं। उसी आभार और वफादारी की भावना के साथ मैं आज यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ। कुछ लोग सोच सकते हैं कि बहुत सारा पैसा होने से किसी घर का या बड़ी अर्थव्यवस्था होने से किसी देश का बहुत नाम हो जाता है, लेकिन सच तो ये है कि किसी घर या देश का नाम कब रोशन होता है जानते हैं? जब उस घर की महिलाएं व्यक्तिगत रूप से समाज में आगे बढ़ती हैं, तभी पूरे समाज का नाम रोशन होता है। हमारी तमिलनाडु की धरती पर संगम काल से लेकर आज तक ऐसी कई महान महिला विभूतियां रही हैं जो हमारी पहचान हैं, जैसे अव्वैयार, संगम काल की काक्कई पादिनियार जैसी हस्तियां, कन्नगी, मणिमेगलई, कुंडलकेसी, ये सब साहित्य में अमर हैं। आंडाल, कारेक्काल अम्मैयार, ये सब अध्यात्म और साहित्य में बहुत ऊंचे स्थान पर हैं। रानी वेलु नचियार, कुइली, अंबुजम अम्मल, रुक्मिणी लक्ष्मीपति अम्मल, डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी, अंजलि अम्मल, जनसेवक अंजलि अम्मल, इन सब ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। हमारे तमिलनाडु में ऐसी कई महान महिला विभूतियां हैं। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर सामाजिक न्याय की लड़ाई तक हमारे तमिलनाडु की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आज शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, न्याय, प्रशासन, तकनीक जैसे हर क्षेत्र में हमारी तमिलनाडु की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐसी हमारे घरों की महिलाओं को राजनीति में भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इसके लिए उन्हें उचित आरक्षण दिया जाना चाहिए। महिलाओं को आरक्षण देना कोई खैरात नहीं समझना चाहिए। यह सामाजिक न्याय और संविधान से जुड़ा मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की आबादी में लगभग आधी महिलाएं हैं, इसलिए हर स्तर पर महिलाओं को समान दर्जा मिलना चाहिए। हमारा संविधान भी तो उन्हें समानता का अधिकार देता ही है। अगर हम अपने तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं, यहाँ तक कि वोट प्रतिशत में भी वे ही आगे हैं। लेकिन अगर उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को देखें तो 2021 की विधानसभा में 12 महिलाएं थीं और अब इस 2026 की विधानसभा में 23 महिलाएं हैं। ये संख्या दोगुनी तो हुई है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से इसमें कोई बड़ा उछाल नहीं आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार ने साल 2023 में लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करना अनिवार्य कर दिया था और 106 संविधान संशोधन अधिनियम को 28 सितंबर 2023 को पारित किया गया, जो 16 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है। फिर भी ये बताया गया है
कि ये सीट आरक्षण जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के काम के पूरा होने के बाद ही पूरी तरह से लागू हो पाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने साल 2026 में 131वां संविधान संशोधन विधेयक और साल 2026 का परिसीमन विधेयक पेश किया था, लेकिन 17 अप्रैल 2026 को 2/3 सदस्यों का समर्थन न मिलने के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका। इस तरह महिलाओं के लिए सीट आरक्षण को जनगणना और परिसीमन से जोड़ने के कारण इसे लागू करने में कई साल की देरी हो सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का कानून पारित होने के बावजूद इसे लागू करने में हो रही देरी के कारण इस कानून का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है और इसमें देरी होती जा रही है। ये महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों को छीनने जैसा है। इसलिए महिलाओं के सीट आरक्षण को जनगणना और परिसीमन से जोड़कर टाला नहीं जाना चाहिए। तमिलनाडु सरकार केंद्र सरकार से मांग करती है कि इस सीट आरक्षण को जल्द से जल्द लागू करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी टीवी के सरकार महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने के मामले में एक अग्रणी राज्य सरकार रही है। हमारी सरकार में 4 महिला मंत्री हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगपेन विशेष टास्क फोर्स है। महिलाओं की सुरक्षा और उनके महत्व को लेकर टीवी के सरकार बेहद गंभीर है और आगे भी रहेगी। स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के कारण आज हजारों महिलाएं जनप्रतिनिधि बनी हैं। उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता को भी साबित किया है। इसी तरह अब समय आ गया है कि महिलाओं की इस सफलता को विधानसभा और संसद तक भी पहुंचाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम इस सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को बिना किसी देरी के लागू किया जाए। यह महिलाओं के लिए कोई एहसान नहीं है। यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। यह किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है। यह भारतीय लोकतंत्र की जीत है। जब एक महिला सशक्त होती है तो एक परिवार आगे बढ़ता है। जब हजारों महिलाएं सशक्त होती हैं तो पूरा देश आगे बढ़ता है। महिलाओं के सीट आरक्षण को जनगणना और परिसीमन से जोड़ने के कारण होने वाली देरी की वजह से इसे टाला नहीं जाना चाहिए और इसे जल्द से जल्द लागू करने के लिए उचित संवैधानिक और कानूनी कदम उठाए जाने चाहिए। तमिलनाडु सरकार केंद्र सरकार से यह मांग करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, परिसीमन के संबंध में तमिलनाडु के लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के साथ तमिलनाडु सरकार की एक परामर्श बैठक हमारी अध्यक्षता में 8 अगस्त 2026 को कलईवानार अरंगम में आयोजित की गई थी। उस बैठक में तमिलनाडु के सभी लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 11 सदस्य, विदुथलाई सिरुथैगल कच्छी के 2 सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 2 सदस्य, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 2 सदस्य, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सदस्य और मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सदस्य सहित 6 दलों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में परिसीमन के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। उस चर्चा में परिसीमन के कारण तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों पर पड़ने वाले प्रभावों और उन्हें दूर करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया और अंत में यह निर्णय लिया गया कि परिसीमन के संबंध में विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत में पहला आम चुनाव साल 1952 में कराया गया था। उसके बाद से हर 10 साल में होने वाली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करके साल 1976 से 70 तक चुनाव कराए गए। इस स्थिति में साल 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अनुसार जनसंख्या को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने वाले राज्यों को परिसीमन के कारण
लोकसभा सदस्यों की संख्या में कोई नुकसान ना हो, इसके लिए अगले 25 वर्षों के लिए यह कानून बनाया गया कि सांसदों की संख्या साल 1971 की जनगणना के आधार पर ही तय रहेगी। इसके बाद उसी स्थिति को बनाए रखते हुए 84वें और 87वें संविधान संशोधन के जरिए साल 1971 की जनगणना के आधार पर ही लोकसभा क्षेत्रों को बनाए रखा गया। इन संशोधनों का उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण लागू करने वाले राज्यों के अधिकारों की रक्षा करना ही था। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह 25 साल की समय सीमा इस साल 2026 में समाप्त हो रही है। इसे देखते हुए पिछले 50 वर्षों से लागू परिसीमन पर लगी रोक को हटाकर 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की संख्या तय करने के लिए अप्रैल 2026 में संसद में एक विधेयक पेश किया गया था, लेकिन वह विधेयक पारित नहीं हो सका। अब फिर से केंद्र सरकार लोकसभा सदस्यों की संख्या में 50% की वृद्धि करके परिसीमन विधेयक पेश करने की योजना बना रही है, ऐसा कुछ राजनीतिक दलों द्वारा कहा जा रहा है। इस आने वाले विधेयक के बारे में जब 8 अगस्त 2026 को सांसदों के साथ हुई बैठक में चर्चा की गई, तो जैसा कि पहले बताया गया, यदि वर्तमान में पेश किया जाने वाला विधेयक पारित हो जाता है तो भले ही शुरू में हर राज्य के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या में 50% की वृद्धि होगी, लेकिन उसके बाद 2026 की जनगणना के बाद संविधान के अनुच्छेद 81(2) क के तहत राज्यों की जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। ऐसा करने से दक्षिणी राज्यों के सांसदों की संख्या में भारी कमी आने की संभावना है। अंततः जनसंख्या नियंत्रण को सफलतापूर्वक लागू करने वाले तमिलनाडु सहित दक्षिणी राज्यों के साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में बड़ा अन्याय होगा। परिसीमन आयोग को असीमित अधिकार प्राप्त हैं। इस अधिकार को छोड़कर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संसद के पास होना चाहिए, यह विचार भी रखा गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु सहित दक्षिणी राज्य जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करके आर्थिक प्रगति कर रहे हैं। ऐसे में पिछले 50 वर्षों से लागू लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की संख्या को यथावत बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसलिए वर्तमान लोकसभा सदस्यों की संख्या को 543 पर ही स्थायी रूप से बनाए रखने, राज्यों के बीच सीटों के बंटवारे को स्थायी रखने और वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा के अनुपात को 2.2:1 पर ही बनाए रखने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक और उचित कानूनी संशोधन संसद में लाए जाने चाहिए। इस विचार पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला आरक्षण कानून को लागू करने में और देरी किए बिना वर्तमान 543 सीटों में से ही 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करके इसे आने वाले 2029 के लोकसभा चुनाव से ही लागू किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव पर भी सहमति बनी। इसलिए उपरोक्त कारणों से तमिलनाडु के सभी विधानसभा दलों के नेता एकमत होकर तमिलनाडु के हित में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक सुर में बात करें, इस बात पर जोर देते हुए हम इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करने का अनुरोध करते हैं। क्षेत्र परिसीमन और महिला आरक्षण पर सरकारी विशेष प्रस्ताव। तमिलनाडु सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा और विधानसभा सदस्यों की संख्या पिछले 50 वर्षों से साल 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही तय की जा रही है और उसी के अनुसार चुनाव कराए जा रहे हैं। अप्रैल 2026 में संसद में पिछले 50 वर्षों से लागू परिसीमन पर लगी रोक को हटाने, साल 2011 की जनगणना के आधार पर क्षेत्रों का परिसीमन करने और लोकसभा सदस्यों की संख्या को 550 से बढ़ाकर 850 करने के लिए लाया गया संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका। इस स्थिति में यह जानकारी मिलने पर कि उपरोक्त संविधान संशोधन विधेयक फिर से लाया जाने वाला है, साल 1971 के बाद की किसी भी जनगणना के आधार पर यदि परिसीमन किया जाता है तो जनसंख्या को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने वाले तमिलनाडु सहित
दक्षिणी राज्यों का संसदीय प्रतिनिधित्व हमेशा के लिए प्रभावित होगा, यह एक कड़वा सच है। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करके अच्छा आर्थिक विकास, बेहतर स्वास्थ्य और जन कल्याणकारी योजनाएं चलाने वाले किसी भी राज्य को परिसीमन के कारण नुकसान न हो, यह सुनिश्चित करना केंद्र सरकार का मुख्य कर्तव्य है। इसलिए वर्तमान लोकसभा सदस्यों की संख्या को 543 पर ही स्थायी रूप से बनाए रखने, राज्यों के बीच सीटों के बंटवारे को स्थायी रखने और वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा के अनुपात को 2.2:1 पर ही बनाए रखने की आवश्यकता है। साथ ही महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को बिना किसी देरी के वर्तमान 543 सीटों के आधार पर ही साल 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार से यह मांग करते हुए तमिलनाडु विधानसभा निम्नलिखित प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित करती है। पहला, लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या को 543 पर ही स्थायी किया जाना चाहिए। दूसरा, वर्तमान लोकसभा सीटों की संख्या को राज्यों के बीच यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व को वर्तमान स्तर पर ही स्थायी किया जाना चाहिए। तीसरा, आने वाले लोकसभा आम चुनाव और उसके बाद के विधानसभा आम चुनावों में महिलाओं को 1/3 सीट आरक्षण का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तमिलनाडु विधानसभा केंद्र सरकार से यह सर्वसम्मति से मांग करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव किसी एक राजनीतिक दल का प्रस्ताव नहीं है। यह तमिलनाडु के अधिकारों की स्थायी रूप से रक्षा करने वाला प्रस्ताव है। इसलिए सभी दलों के माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करें। धन्यवाद। माननीय सदस्य